Hi guys, I am Syed Mohammed Ali and you are watching Pinnacle Skill and Management. आज हम बात करेंगे उन मैनेजर्स के लिए जो कि फ्रंट लाइन मैनेजर हैं, फर्स्ट लाइन के अंदर अपनी टीम को देख रहे होते हैं या सेकंड लाइन के अंदर एज ए सेल्स मैनेजर अपनी टीम को देख रहे होते हैं। और इन दोनों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी टीम को कुछ ऐसे पैरामीटर के ऊपर एनालाइज करें जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो। गैस ये तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इन जनरली हम देख लेते हैं, लेकिन चीज़ों को इन जनरल देखना और इन सीक्वेंस देखना और फिर उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके टीम को उन लाइंस पर डेवलप करना, ये एक कामयाब और एक ऑर्गेनाइज मैनेजर का साइन होता है। आज जिस चीज़ में हम बात आपसे करेंगे वो इम्पॉर्टेंट एनालिसिस हैं जिनको अगर आप अपनी टीम को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं तो आपको एक ऐसी गाइडलाइन मिलेगी जिससे आपकी टीम यकीनन डेवलप होगी। और जब आपकी टीम डेवलप होगी तो आपकी टीम अचीवमेंट की तरफ आएगी। जब आप अचीवमेंट की तरफ आएगी तो यकीनन आप एक सक्सेसफुल मैनेजर, एक सक्सेसफुल टीम लीडर के तौर के ऊपर सामने आएंगे। तो गाइस इसको आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक मिनट के बाद इसमें एक ना एक ऐसा आपको पॉइंट मिल रहा होगा जो आपकी टीम की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टीम, जिस तरीके से आप जानते हैं कि टीम की डेवलपमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली जो चीज सेल्स में कंसीडर होती है या किसी भी बैटल के अंदर जब आप जाते हैं तो कंसीडर होती है, दैट इज द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो है वो सक्सेस की तरफ जाने का पहला साइन है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप एक ऑर्गेनाइज वे में किसी जो है चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, तो यकीनन आपको कामयाबी होगी। सबसे पहला फेलियर जो होता है वो होता है लेक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से। ये लेक ऑफ प्रिपरेशन किस चीज़ की है? नंबर वन, सेल्स के दो इंपॉर्टेंट एरिया हैं। जिस तरीके से मैंने और भी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें आपसे बात करी कि सेल्स के दो इंपॉर्टेंट एरिया हैं। नंबर वन, द पर्सनल एक्सेप्टेबिलिटी इन द डॉक्टर चेंबर, एंड नंबर सेकंड इज हिज इनिशियल कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली प्रिपरेशन के अंदर ये आता है कि आप अपनी टीम में या आप जो तमाम लड़के हैं उनमें ये देखें कि जब वो आपकी फील्ड को ज्वाइन करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो उनकी अपना गेटअप कैसा है, उनकी हेयर स्टाइल प्रॉपर बना हुआ है, उन्होंने प्रॉपर शेव की हुई है, उन्होंने प्रॉपर नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग पहनी हुई है, एक्सेप्टेबल ड्रेसिंग है उनकी, उनके जूते पॉलिश हैं, उनका बैग सही है या नहीं है। ये वो इनिशियल चीज़ें हैं। जब एक लड़का चैम्बर में एंटर होता है तो डॉक्टर फर्स्ट जो आई उसको देता है उसमें वो उसको एनालाइज कर लेता है कि ये लड़का किस कंपनी से हो सकता है और इसकी कितनी वर्थ हो सकती है, उसके पीछे कंपनी जो उसकी कितनी वर्थ हो सकती है। और यकीन आप देखें कुछ जगहों के ऊपर डॉक्टर मैनेजर को कंप्लेन कर रहे थे, भाई आप अपने लड़के को सिखाएं तो सही। सो इट इज द प्राइमरी इज द analysis of any manager, the primary impact of any medical representative is the ultimate impact of the manager, and then later on is the company image. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसकी इनिशियल प्रिपरेशन जो है बेहतर करें। टारगेटिंग रॉन्ग कस्टमर इज द सेकंड बिग मिस्टेक। यूजुअली जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं अपने कस्टमर के बारे में तो आप देखते हैं कि कस्टमर आप जिस प्रोडक्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का प्रिस्क्राइबर है या नहीं। अब यहाँ भी दो किस्म के एनालिसिस आते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपने जेनेरिक मॉलिक्यूल के अगेंस्ट ही सेम जेनेरिक मॉलिक्यूल के अंदर टारगेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक डॉक्टर जो है ओमिप्रोजोल का प्रिस्क्राइबर है तो आपके पास अगर ओमिप्रोजोल है तो ही आप उसको टारगेट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एस ओमिप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, लेंसाप्रोजोल, अगर कोई और प्रोटोन पंप इनहिबिटर है तो आप उसको टारगेट नहीं करते। एक टारगेट मिस्टेक ये यूजुअली ये इसलिए करते हैं कि आपको अपने ब्रांड के बारे में, जो मैंने पहली बात करी थी कि लेक ऑफ प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन नहीं होती कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरह सुपीरियर साबित करेंगे अपने दूसरे जेनेरिक के मुकाबले में, इसलिए आप उसको जो है वो
टारगेट नहीं करते, या बहुत ज़्यादा अगर आप टारगेट करते हैं तो आप 19-20 प्राइस के ऊपर कर लेते हैं, या एक का जुमला बोल देते हैं कि ये इससे के बाद की जनरेशन है उस तरह करके, लेकिन आप उसके ऊपर फाइट नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, आप उस पर डिस्कशन भी नहीं कर सकते। और ये वो वजह है कि ये थी आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब आप सेम मॉलिक्यूल के अंदर सेम मॉलिक्यूल में टारगेट करते हैं तो एक तो नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास लिमिटेड हो जाते हैं, बाकी तमाम कस्टमर निकल जाते हैं। नंबर सेकंड ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप रेलेवेंट इररेलेवेंट जो है टारगेट कर देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपकी गेस्टो की प्रोडक्ट है तो आप पीट्स के अंदर उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, जबकि वो ओरल में इंजेक्टेबल या आपका जो है वो कैप्सूल फॉर्म के अंदर है और पीट्स में वो नहीं लिखी जा सकती, या आप उसको इररेलेवेंट या निच मार्केट के अंदर टारगेट कर देते हैं, उठाते हैं आप उसको सेक्टर में कर देते हैं। वहाँ पर भी कुछ केस मिलेंगे, लेकिन उसकी जो राइट टारगेट ऑडियंस थी वो आपका गेस्टो थी या आपके वो जनरल प्रैक्टिशनर से, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से जब आप अपने टारगेट मार्केट को प्रॉपरली हिट नहीं करते, सिलेक्ट नहीं करते, तो आपका शेयर लिमिटेड हो जाता है जिसके अंदर आप कॉम्पीट कर रहे होते हैं, और उस शेयर के अंदर से जब आपको शेयर मिलता है तो वो मजीद लिमिटेड हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा टारगेट ऑडियंस सही है जिसके ऊपर हम अपनी तमाम एनर्जी जो है वो लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये सेकंड मिस्टेक होती है जिसकी वजह से सेल्स कॉल फेलियर आता है या सेल्स कॉल इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आता है। इसके अलावा थर्ड बिग मिस्टेक्स जो इसमें होती है वो होती है कि आपने टारगेट ऑडियंस भी सही सिलेक्ट किया और आपने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज भी आपकी बेहतर है और उसके बाद आप फील्ड में काम करें, लेकिन आपने एक जो जो टाइम मैनेजमेंट थी कस्टमर की वो आपने गलत कर दी। ये थर्ड बिग मिस्टेक होती है। मतलब एक कस्टमर जिसके साथ आप डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं कि कुछ टाइम मिले जिसके अंदर आप अपने ब्रांड को जो है वो साबित कर सकें कि आपका ब्रांड जो है वो एक अच्छा ब्रांड है, तो उस टाइम को इनएप्रोप्रिएट आप सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कस्टमर को उस वक्त विजिट करते हैं जब उसके रश आवर्स होते हैं, तो कस्टमर बिजी होता है अपने पेशेंट्स के साथ, और जब वो पेशेंट के साथ बिजी होता है तो ऑब्वियसली आपको टाइम नहीं देता। हो सकता है कि आपसे एक रिलेशनशिप, आपसे एक ताल्लुक आप इतने टाइम से आ रहे हैं, तो आपको रेस्पेक्ट करते हुए वो ये कहे कि ओके बात कर लें आपकी, लेकिन वो ये जानता है कि वो उस वक्त आपकी तरफ अटेंटिव नहीं है और आप जो बात कर रहे हैं उसको प्रॉपरली सुन नहीं रहा है, इसीलिए वो किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर उसके जहन में कोई क्वेश्चन भी आता है तो वो उस वक्त नहीं करता, इसलिए कि उसको पता होता है कि पेशेंट सारे डिस्टर्ब हुए। वो आपको कॉल इसलिए करने देता है कि उसको पता है कि आपने उसकी कॉल रिपोर्ट कर ली, ताकि आप अपनी रिपोर्टिंग आप जो फिल करना चाह रहे हैं मुकम्मल तौर पर। तो ये एक और ऐसा रीज़न होता है कि जब आप उसको इनएप्रोप्रिएट टाइम पे विजिट करेंगे तो भी आपका सेल्स कॉल फेलियर या सेल्स कॉल इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स के अंदर चला जाएगा। फोर्थ बड़ा एक सेल्स कॉल फेलियर इस वजह से होता है कि जब आप कोई सेल्स कॉल करते हैं तो आप उस सेल्स कॉल के ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते। मसलन आप ये नहीं समझते कि आज मैंने इस डॉक्टर से अगर बात करनी है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने इससे क्या बात करनी है और क्यों बात करनी है, और मैंने उस बात को किस जगह पर ले जाकर जो है वो एंड करना है, ताकि मेरी नेक्स्ट कॉल का एक ऑब्जेक्टिव सेट हो सके कि मैंने अगली कॉल में क्या बात करनी है। तो ये तो एक विशेष साइकिल है। आप डॉक्टर है, उसके पास आते रहेंगे मुस्तकिल और उससे मिलते रहेंगे, तो आपको हर दफ़ा अपनी कॉल का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, ताकि आप प्रीवियस कॉल से उसको या तो प्रीवियस कॉल को रेफरेंस बना के लिंक कर सकें या उस डिस्कशन को मजीद आगे की तरफ बढ़ा सकें जो डिस्कशन आप करने के लिए जा रहे हैं। तो आप अपनी कॉल का ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते, बल्कि आप जाते हैं यूजली और आप देखें अच्छा रश बहुत है और मुझे भी जल्दी निकलना है, आगे मेरे दो तीन कॉलें पड़ी हुई हैं, तो आप डॉक्टर हाँ हाँ बिल्कुल आप बात कर लें। तो आप कहते हैं डॉक्टर जो ही आप लिटरेचर हाँ ठीक है मुझे मालूम है, और आप अपना लिटरेचर रखते हैं या एक आध फीचर आप बताते हैं डॉक्टर को, निकल जाते हैं। अब ये वो डॉक्टर जिसको आप साल से मिल रहे हैं, उसके पास पेशेंट्स भी हैं, लेकिन वो लिखता नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि आपने अभी तक उसकी नीड्स एंड वांट्स को डिग आउट नहीं किया और उसको प्रॉपरली फिल करने की कोशिश नहीं करी। आपने वहाँ पर कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये कि इस डॉक्टर को विजिट कर लूँ, ये मुझे जानता हूँ, ये मुझे देखता हूँ, ये मुझे एक्नॉलेज करता हूँ, कल कोई मेरे साथ सीनियर अगर आएगा तो उसके सामने ये मुझे एक्नॉलेज कर ले। लेकिन आपने उसको कभी सेल करने की कोशिश की। अगर सेल्स करने की कोशिश करते तो फिर आप ऊपर वाले जो 3 मैंने पॉइंट बताए इनको फॉलो करते हुए यकीनन ऐसे पॉइंट के ऊपर कहीं आते जहाँ आपके जहन में कोई कंफ्यूजन होता,
کوئی کال کا آبجیکٹو ہوتا ہے، اس دن آپ کو کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس، تو آپ اپنے کال کے لیے سیلز آبجیکٹو سیٹ نہیں کرتے، تو جب آپ کلینک میں ہوتے ہیں تو آپ آبجیکٹو کو اچیو کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جب کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کی اچیومنٹ کا کے لیے کوئی اسٹرگل بھی نہیں ہے، اور وہ کال جو ہے ایک نمبر آف کالس میں ضرور شمار ہوتی ہے، لیکن بیسکلی وہ ایک ڈیڈ کال ہوتی ہے جس کا ریسپانس نہیں آنا ہوتا، رائٹ؟ تو جو آپ جو میں نے آپ سے 4th پوائنٹ پہ بات کی کہ لیک آف سیلز کال آبجیکٹو، یہ ایک بہت بڑا جو ہے ریزن ہے آپ کے کال فیلئر کا، اور یہ لیک آف سیلز کال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے آبجیکٹو سیٹ نہیں کیا، اگر آپ آبجیکٹو سیٹ کرتے تو آپ کال کی پریپریشن بھی کرتے، تو نہ آپ نے پریپریشن کری نہ آپ نے آبجیکٹو سیٹ کیا، تو ایک نمبر آف کالس کے حساب سے آپ کا اضافہ ہو گیا کہ یہ آج آپ کی 4th کال تھی، لیکن پروڈکٹیوٹی کے حساب سے نہیں ہوا، تو اپنی کال کو پروڈکٹیو بنائیں۔ نمبر 5 از پور ٹو بلڈ ریپور ود دی کسٹمر، مطلب جب آپ نے کال اسٹارٹ کری تو آپ نے کال کی اسٹارٹ میں کوئی اس سے ریپو بلڈنگ نہیں کری، کوئی ایک لنک نہیں اس کے ساتھ آپ نے ڈیولپ کیا کمیونیکیشن کو آگے لے جانے کے لیے، اور آپ نے اسٹارٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے اپنے مدعا کے اوپر آ گیا اور آپ نے جو ہے وہ ڈسکشن اسٹارٹ کر دیا۔ سو دس از ون آف دا کمیونیکیشن گیپ بٹوین دا کسٹمر اینڈ دا سیلر، کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنی لائزنگ کو ڈیولپ کیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جیسے ایک کسٹمر کے پاس جاتے ہیں، آپ ہائر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ نے کوئی گیسٹرو کی پروڈکٹ کرنی ہے یا کوئی آپ نے کارڈیو ویسکولر کی پروڈکٹ کرنی ہے، تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کال کے ریپو کو بلڈ کرتے ہیں تاکہ ایک ذہنی طور کے اوپر کسٹمر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ بن جائے۔ اب یہ رپورٹ آپ مختلف طریقے سے بلڈ کرتے ہیں، سم ٹائم آپ جو ایک ریفرنس دیتے ہیں پریویس کال کر کے، ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے جو ڈسکس کیا تھا یا اس چیز کے اوپر آپ نے بہت اچھا کامنٹ کیا تھا، اس اسٹڈی کے اوپر آپ نے بہت اچھا کامنٹ کیا تھا، آج اس اسٹڈی کے ریفرنس میں پھر آپ اپنی کمیونیکیشن کو لنک کر کے آگے کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک پورا ریپو بلڈ ہو جاتا ہے کسٹمر کے۔ سم ٹائم آپ سوشل میڈیا سے یا سوشل جگہوں سے چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہے تو وہاں پر جو ہے آپ نے دیکھا اور کسی کو کوئی سیویئر قسم کی جو انجری ہو گئی یا کچھ ہو گیا، تو آپ نے کوئی انرجیسک بیچنی ہے تو آپ نے اس ایونٹ سے لنک کرتے ہوئے پروڈکٹ کے ساتھ لنک کر دیا تاکہ ڈسکشن جو ہے شفٹ ہو گیا پروڈکٹ کی طرف، تو یہ ایک ریپو بلڈنگ ود ٹرانسفر آف انفارمیشن فرام انیشیل انٹروڈکشن ٹو دا پروڈکٹ ڈسکشن، تو یہ بہت اچھا لنک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ریپو بلڈنگ نہیں کری اور آپ نے امیڈیٹلی جو ہے وہ سلسلہ کر دیا تو اس سے بھی جو ہے ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا، اور کمیونیکیشن کے بیچ میں کچھ ایسا لگتا ہے گیپ ہے بیچ کے اندر، بمپی ہو جاتی ہے آپ کی جو ہے کمیونیکیشن۔ نمبر 6 جو ہے دیٹ از دا پور لسننگ۔ اب آپ نے جب ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا یا آپ نے پروڈکٹ کی ڈیٹیلنگ کو اسٹارٹ کیا، اور اس درمیان میں ڈاکٹر جو ہے وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اور آپ سے اس کے درمیان میں کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کے درمیان میں کوئی اپنی اوپینین دینا چاہ رہا ہے، یا اس کے درمیان میں کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ اتنے ایگریسو ہیں، آپ نے ڈیٹیلنگ کو کیونکہ ایسا ایک رٹا لگایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے بیچ کے اندر اس کی کمیونیکیشن کو سننا ہی مناسب نہ تھا، آپ نے اور وہ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یس سر، اور اس کے بعد آپ اپنی جو ڈیٹیلنگس کو آگے کی طرف کنٹینیو کرتے لیتے ہیں۔ So this is not even ethical when someone is talking. So it is important that you must listen them. Number one. Number second, جو سیلز کے اندر کامیابی ہے، اس طرح میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ نے ہمیں 2 کان اور 1 زبان دی ہے، تو کان زیادہ اسی لیے دیے کہ سنو زیادہ اور بولو، تو یو ہیو ٹو لسن یور کسٹمر۔ جہاں آپ کے ساتھ کسٹمر جو ہے وہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے ذہن میں کتنا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہو آپ وہاں رکیں اور اس کو ایک اپرچونیٹی دیں تاکہ وہ اس سلسلے میں بات کر سکے۔ جب وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں ان ہو جاتا ہے تو اب یہ ڈائلاگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے آپ کی ڈیٹیل۔ جب یہ ڈائلاگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اب سکسیس ریٹ آپ کی سیلز کال کا بہت زیادہ بڑھ گیا، پہلے مونولوگ۔ اب جب ڈاکٹر نے آپ سے سوال کیا، آپ اس کے سوال کا جواب دیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی جو بھی آپ کی کمیونیکیشن آپ نے اسٹاپ کر دی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے اور اس آبجیکشن کے ساتھ ہی پروڈکٹ سیل نہیں ہوگی تو آپ یقیناً جو اس کے بعد جو ہے اس چیز کے بارے میں بتائیں۔ ایک تو کمیونیکیشن میں یہ پرابلم آتی ہے کہ آپ لسٹنگ جو ہے وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے مینی ٹائمس آپ سیلز اپرچونیٹیز کو لوز کر دیتے ہیں، اور کسٹمر بھی آپ کی لسننگ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اٹینشن کو لوز کر دیتا ہے، اور ایک سیلز کال جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 7th پوائنٹ جو ہے
वो है पुअर कम्युनिकेशन का होना। अब पुअर कम्युनिकेशन में अमूमन लोग यही समझते हैं कि शायद मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, तो इसलिए ये पुअर कम्युनिकेशन है, मैं पूरी चीज़ें नहीं बता सका, मैं इसलिए जो है ये सेल्स कॉल फेल्यूर है। नहीं, सम टाइम ओवर कम्युनिकेशन भी पुअर कम्युनिकेशन होती है, और इररेलेवेंट कम्युनिकेशन जो है दैट इज आल्सो पुअर कम्युनिकेशन। तो हमें जब आप ऐसे मेडिकल रैप कॉल कर रहे हैं डॉक्टर को, तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि डॉक्टर की नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसी के ऊपर आप डॉक्टर के साथ जो है उस डिस्कशन को जो है वो लेकर जाएं, ना कि आप उससे कोई इररेलेवेंट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दें। गायनी में बैठकर जो है आप पैप्टिक अल्सर की बात करना शुरू कर दें, तो फिर लाजमी सी बात है कि जो है वो कम्युनिकेशन इररेलेवेंट होगी और डॉक्टर के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप जिस डॉक्टर से बात करें उसकी स्पेशलिटी और उसके हिसाब से ही उन चीज़ों को प्रेजेंट करें जो कि उससे रिलेवेंट है, ताकि उसका इंटरेस्ट बरकरार रहे। और सम टाइम हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर को फ्लोट कर देते हैं जो उसको ग्रैस्प करना भी मुश्किल होता है, और सुनने में उसके लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, वो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहता, जिसकी वजह से नतीजा ये होता है कि आप बड़ी देर तक कॉल करते हैं डॉक्टर के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बाहर निकल के अपने आप को कहते हैं वेल डन, आज तो मज़ा ही आ गया, आज तो मैंने 10 मिनट डॉक्टर को सुना है। लेकिन जब अगर आप कस्टमर से पूछें तो उसको एक बात भी याद नहीं होती, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट में नहीं होती, और वो इनिशियल स्टेज पे अपना इंटरेस्ट लूज कर चुका होता है। तो आपने स्पेसिफिक बात करनी है, रेलेवेंट बात करनी है, और टारगेटेड बात करनी है। स्टडीज आपने जो देनी है, जो साइंटिफिक डेटा देना है, वो टारगेटेड देना है, रेलेवेंट देना है, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये ओवर कम्युनिकेशन में आ जाएगा, और डॉक्टर अपना जो है वो टाइम जो उसके पास लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड टाइम के हिसाब से अपने इंटरेस्ट को लूज कर देगा, तो आपकी कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन के दोनों प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करें, ना तो हमने लेस कम्युनिकेशन करनी है, ना हमने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी है, हमने स्पेसिफिक फोकस कम्युनिकेशन करनी है जो कि एक इफेक्टिव रिजल्ट लेके आए डॉक्टर के पास। सो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं और फोकस करते हैं तो आपकी सेल्स कॉल सक्सेस में होगी, और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल नहीं करते तो फिर आपकी एक सेल्स कॉल फेलियर भी हो सकता है। इग्नोरिंग ऑब्जेक्शन नंबर 8 जो है एक रीजन है जिसकी वजह से सेल्स कॉल फेलियर होता है। अब इग्नोरिंग ऑब्जेक्शन क्या है कि जब आप डॉक्टर से कम्युनिकेशन में थे, इस तरह मैंने आपसे पहले भी बात करी कि डॉक्टर आपसे मुस्तकिल कुछ न कुछ सवाल कुछ न कुछ या तो आपको कमेंट करना चाह रहा है, इसी तरह कुछ न कुछ डॉक्टर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाह रहा है। और याद रखिए, ऑब्जेक्शन जब डॉक्टर करता है या कस्टमर जब ऑब्जेक्शन करता है, तो ये पहला अपॉर्चुनिटी होती है और साइन ऑफ सक्सेस होता है एक सेल्समैन के लिए, क्योंकि अब डॉक्टर का एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, वो उस चीज़ के बारे में जानना चाहता है, ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो अब आप अपने कस्टमर को जो है बेहतर तरीके से जो है कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन आप क्या होता है, क्योंकि आप फ्लो में आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप उसके ऑब्जेक्शन को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। अब जब आप उसके डॉक्टर के ऑब्जेक्शन को इग्नोर करते हैं या